Assalamu alaikum student. I am Miss Sadia Maghfoor and I am teaching you science today. Last time आपने चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन हेल्थ अपने क्लास में इसकी रीडिंग हुई थी और टीचर ने इस पे आपको एक्सप्लेनेशन दी थी। आज हम उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे उस चैप्टर को, ताकि आप जो पॉइंट्स उसमें डिस्कस हुए थे क्लास में वो आप या अच्छी तरह से आप रिकॉल कर लें, और उसके बाद हम जो है MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आपने ह्यूमन हेल्थ में ये पढ़ा था कि कोई भी अगर डिज़ीज़ होती है तो उसको आप पहले रिकॉग्नाइज़ कैसे करते हैं। तो हर डिज़ीज़ की स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं जिससे आप उस डिज़ीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। जैसे अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा है तो उसकी सिम्टम्स आ जाएंगी कि उस पर्सन को जो वो फीवर हो जाएगा या कुछ उसकी और जो उससे रिलेटेड सिम्टम्स होंगी वो बॉडी में अपेयर होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से कुछ डिजीज़ जो हैं वो कॉन्टेजियस हैं, कुछ नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ हैं, जिसके बारे में डिटेल में हमने क्लास में भी पढ़ा था कि जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती हैं डिजीज़ वो कॉन्टेजियस हैं, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती वो नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ हैं। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिज़ीज़ में आता है। इसके अलावा हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ पढ़ा था कि एक पर्सन अपनी हेल्थ को किस तरह से मेंटेन कर सकता है और उसकी डेली लाइफ में उसकी कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है, जैसे कि डेली एक्सरसाइज करना और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उसमें हेल्पफुल है, आपकी जो बैलेंस डाइट है वो उसमें हेल्पफुल है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और लास्ट पे हम देखते हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से अगर हम अपनी डेली लाइफ में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को शामिल नहीं करते तो बहुत सारे हमें हेल्थ इश्यूज उसी की वजह से हो जाते हैं। बल्कि मेजर जो हमारी डिजीज़ का वजूहात है वो यही है कि हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमें अवेलेबल ज़्यादातर लोगों को नहीं है। और उसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में जो हमारे कॉमन से तरीके हैं जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, एक बॉइलिंग वाटर जो कि बहुत अच्छा तरीका है इसको क्लीन करने का। वाटर को हर तरह के जर्म्स जो हैं, अगर 5 से 10 मिनट तक वाटर को बॉईल किया जाए तो हर तरह के जर्म्स जो होते हैं उस पर से वो ऑलमोस्ट 99% वाटर जो होता है वो क्लीन हो जाता है। उसके अलावा फिल्ट्रेशन है सेकेंड मेथड। बहुत सारे लोग फ़िल्टर वाटर भी यूज़ करते हैं, वो भी अच्छा तरीका है कि आप जिससे आप जो है ये डिफरेंट डिजीज़ से जो है ना उनसे बचा जा सकता है। अब ये आपका चैप्टर रिकॉल हो गया ह्यूमन हेल्थ का। इसके अब इसके MCQs हम अब स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट MCQs। टॉपिक है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड फर्स्ट MCQs है द डिज़ीज़ इन विच लीवर इज़ अफेक्टेड इज़ नॉन एज। कौन सी डिज़ीज़ है जिसमें इस ह्यूमन का लिवर इफ़ेक्ट होता है? पोलियो, इन्फ्लुएंज़ा, कैंसर या हेपेटाइटिस। तो पोलियो की अलग से सिम्टम्स हैं। इन्फ्लुएंज़ा का आप सब बच्चों को पता है कि फ्लू को कहते हैं या कॉमन का जो फ्लू होता है। कैंसर की भी सिम्टम्स अलग हैं। तो हेपेटाइटिस में ऐसा होता है कि लिवर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। ये असल में लिवर इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसमें लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है या एनलार्जमेंट ऑफ लिवर भी इसे कहते हैं। सेकेंड MCQ है वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ टचिंग। अच्छा, अब वो उसने इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि वो कौन सी डिज़ीज़ है जो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का कौन सा मेथड है जो इससे जो है ना वो डिज़ीज़ जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसमें आपको पता है स्लीपिंग में भी नहीं होते, हेयरिंग में भी नहीं, फीलिंग में भी नहीं। तो टचिंग एक ऐसा मेथड है, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है उसमें भी आपको पता है कि ज़्यादा हैंड वॉशिंग पे और इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो टचिंग है या फिर जो है ना ऐसे पर्सन से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना। थर्ड में है चिल्ड्रन मस्ट स्लीप डैश आवर्स डेली। तो बच्चों को 8 से 10 घंटे की जो है वो नींद उसकी डेली ज़रूरी होती है। डाइजेशन, ब्लड प्रेशर कैन बी अफेक्टेड बाय वाटर पोल्यूशन। ठीक है, डाइजेशन, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि हमारी जो ज़्यादा डिजीज़ हैं वो हमारी क्लीन वाटर ना होने की वजह से हम ज़्यादातर डिज़ीज़ हमें होती हैं। तो इसलिए जो हमारी वाटर पोल्यूशन है ना वो सबसे ज़्यादा डिज़ीज़ कॉज में जो है वो अपना रोल प्ले करती है। तो इसलिए एयर पोल्यूशन भी करती है, लैंड भी करती है, नॉइज़ पोल्यूशन भी करती है, लेकिन ज़्यादा ये जो डाइजेशन है, डाइजेशन के इश्यूज़ वाटर पोल्यूशन से होते हैं, इसलिए हम वाटर पोल्यूशन को टिक करेंगे। बाय बॉइलिंग डैश मिनट्स वाटर कैन बी जम फ्री। 5 से 10 मिनट्स अगर वाटर को हम
बॉयल करेंगे तो वो जर्म फ्री हो जाएगा। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंटेजियस डिजीज़ इज़ डायबिटीज़, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, पोलियो एंड हेपेटाइटिस, ये कंटेजियस हैं, ठीक है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होने के चांसेस हैं इसमें। लेकिन डायबिटीज़ एक इस तरह की डिजीज़ है जो हेरिडिटी है, मोस्टली हेरिडिटी है, तो ये पर्सन टू पर्सन नहीं होती है। डैश एक्ट एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, हमें डेली जो हम एनर्जी अपनी हासिल करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी राइस में और ब्रेड में ज़्यादातर होते हैं, पोटैटोज़ में भी होते हैं। जी नेक्स्ट है विच वाइटामिन प्रोमोट्स आई साइट, ठीक है, इसमें विटामिन ए दिया है, बी, सी एंड डी। तो विटामिन ए जो है ना ये विजन के लिए बहुत अच्छा होता है, जबकि विटामिन बी जो है ये हमारे रेड सेल्स की डेवलपमेंट के लिए और डाइजेशन में इन्वॉल्व है। विटामिन सी आपको पता है कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और विटामिन डी जो है ये बोन्स के लिए अच्छा है। तो इसलिए हम इसमें किसको टिक करेंगे, विटामिन ए को, क्योंकि ये विजन के लिए और आई साइट के लिए यूज़ होता है। और बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अराउंड 75% ऑफ वाटर, हमारी बॉडी में 75% वाटर है। डैश इज़ अ डिजीज़ इन विच सेल डिवाइड रैपिडली, अच्छा ये इनमें से टीबी, कैंसर, पोलियो, हेपेटाइटिस, इनमें से कौन सी डिजीज़ है जिसमें सेल्स डिवीजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है। वो कैंसर एक इस तरह की डिजीज़ है जिसमें अनडिफाइंड सेल्स जो होते हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कैंसर कॉज होता है, ठीक है, तो इसमें हम कैंसर को टिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है डिफरेंशिएट बिटवीन कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीज़। कंटेजियस डिजीज़, these disease spread from one person to another person directly through air or and touch, flu और TB। तो कंटेजियस डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती है। अगर आप इस तरह की एयर में जाते हैं जहाँ पे कोई इस तरह का डिजीज़्ड पर्सन जो है वो सांस ले रहा है, या फिर वो आप उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं, तो आपको फ्लू, अक्सर आपने देखा होगा फ्लू एक पर्सन को तो दूसरे को भी हो जाता है। और टीबी भी एक बीमारी है जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है, और इसमें भी यही है कि अगर आप इंटरेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली हो सकती है उस पर्सन को। नॉन कंटेजियस डिजीज़ ऐसी, दीज डिजीज़ डू नॉट स्प्रेड डायरेक्टली बट दे नीड ऑर्गेनिज्म टू स्प्रेड। इस तरह की डिजीज़ है जो डायरेक्टली तो नहीं होती, बल्कि इसके लिए एक ऑर्गेनिज्म होता है, कोई ना कोई जर्म होता है जो इसको अफेक्ट कर रहा होता है बॉडी को, तो वो डिजीज़ होती है। जैसे कि कैंसर और डायबिटीज़ जो है वो, कैंसर जो है वो रैपिड, आपको मैंने बताया था सेल डिवीजन जो होती है इसमें अबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से होती है। और डायबिटीज़ ये एक हार्मोनल डिजीज़ है जिसमें इंसुलिन आपकी जो है ना वो उसमें वो मेल फंक्शनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की बीमारी होती है। तो इसका डायरेक्ट इंट्रैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए नॉन कंटेजियस डिजीज़ है। व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशन मेजर्स शुड बी टेकन ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग। अच्छा, स्नीजिंग और कफिंग जब होती है, आपने देखा होगा आपको क्लास में भी जब स्नीजिंग या कफिंग होती है तो आप थोड़ा सा दूसरे पर्सन से आपको हट के एक तो बैठना चाहिए, दूसरा आपने उसके लिए टिशू या जो भी आपने कोई अपने पास रखा हुआ है, कोई रुमाल वगैरह रखा हुआ है, तो वो आप अपने मुंह के आगे रख सकते हैं, ताकि ये उसके जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे पर्सन को जो है वो इफेक्ट ना करे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन ये स्नीजिंग और कफिंग जो होती है ये ट्रांसफ़र हो सकती है। कवरिंग स्नीजेज एंड कफ्स, frequent hand washing and use face mask are precautionary measures that should be taken during sneezing and coughing। ठीक है, तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंट एक तो हैंड वॉश करने चाहिए, दूसरा आपको है ये फेस मास्क का यूज़ करना चाहिए, जो आजकल आप सब लोग ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई टीचर एडवाइज अ सिक चाइल्ड टू स्टे एट होम। ये टीचर एक बीमार बच्चे को क्यों ये एडवाइस करती है कि वो घर पे ही रुके। The teacher advises a sick child to stay home because it will help prevent spread of illness to others। वो इसलिए एडवाइस करती है कि वो दूसरे पर्सन जो अगर वो स्कूल आएगा तो किसी जो उसको बीमारी हुई है या जो जैसे कह लें कि उसे कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा है उसे, तो वो दूसरे पर्सन को भी उसके लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए जब तक उसकी हेल्थ अच्छी कंडीशन में ना हो जाए वो स्कूल ना आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन बैलेंस डाइट and list its components। A balanced diet contains proper amount of all the necessary nutrients to maintain good health। Its components are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water। ठीक है, अब बैलेंस डाइट में उसने पूछा है कि बैलेंस डाइट क्या है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये कंपोनेंट्स होने चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो हमें डेली बेसिस पे प्रॉपर अमाउंट इनकी चाहिए होती है। अगर हम इनका इंटेक नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई बॉडी में मेल फंक्शनिंग हो सकती है या कोई इंसान को डिजीज़ हो सकती है इनकी डेफिशिएंसी से।
और इनकी अगर ये एक्सीड कर दें तो तब भी कोई ना कोई इंसान को हेल्थ इशू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट टेक अ बैलेंस डाइट? इट कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिफरेंट डिजीजेस। ठीक है, अगर वही बात जो आप पिछले क्वेश्चन में पूछी थी कि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे तो क्या हो सकता है, तो आपको कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। वाई इज़ नेसेसरी टू ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर? क्यों ज़रूरी है कि हम फिल्टर वाटर यूज़ करें? क्योंकि इट इज़ नेसेसरी टू ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर बिकॉज इट हैज़ नो कंटेमिनेशन। फ़िल्टर वाटर इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि हमें अक्सर बीमारियाँ पानी की कंटेमिनेशन की वजह से होती हैं, और फिल्टर वाटर यूज़ करने की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं। इज़ पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट योर स्टमक? येस, पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट और स्टमक, इट कैन कॉज मैनी स्टमक इश्यूज़ इंक्लूडिंग वॉमिटिंग, नोजिया एंड डायरिया। तो पोल्यूटेड वाटर के बारे में पूछा गया है कि हमारे स्टमक को इफेक्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली 100% ये हमारे स्टमक को इफेक्ट कर सकता है। इससे किसी पर्सन को वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है। नोजिया भी एक इस तरह की कंडीशन है जिसमें जैसे आपको वॉमिट से पहले जो फीलिंग आती है उसको हम नोजिया कंसीडर करते हैं, जिसमें आपको ये फील हो रहा होता है कि हमें वॉमिट अभी हो जाएगी, लेकिन अभी वॉमिट होती ही नहीं है। उसके बाद डायरिया, ये भी एक कॉमन जो है वो ये वाटर से रिलेटेड एक इशू है जिसमें एक पर्सन को लूज़ मोशन वगैरह लग सकते हैं। हाउ मैनी वैक्सीनेशन हेल्प अस? हाउ कैन वैक्सीनेशन हेल्प अस? वन ऑफ द सिक्योर मेथड ऑफ सेफ फ्रॉम डिजीज़ इज़ टू गेट वैक्सीनेटेड। अ वैक्सीन कैन एक्टिवेट और इम्यून सिस्टम विदाउट मेकिंग अस सिक। ठीक है, अब उससे कहा है कि वैक्सीनेशन हमें एक डिजीज़ से बचने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। तो वैक्सीनेशन के ज़रिए हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के ज़रिए हम अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर लेते हैं, और इम्यून सिस्टम में इतनी उसको बीमारी से फ़ाइट करने की एक एबिलिटी उसमें क्रिएट हो जाती है नेचुरल, और वो बीमारी से हम महफूज रह जाते हैं। जैसे कि आजकल हम कोरोना की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जिसमें वैक्सीनेशन बेसिकली वीकेंड जर्म्स होते हैं जो हम बॉडी में एंटर करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम उनको जर्म्स को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है और उनके खिलाफ अपनी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना शुरू कर देता है। और जब वो पर्सन किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाता है जहाँ उसको डिजीज़ लगने के चांसेस होते हैं, तो वो पर्सन जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एंटीबॉडीज़ पहले से उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़? कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, हमने कौन कौन से काम इस तरह के कर सकते हैं जिससे हम जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ हैं उनको रोक सकते हैं। तो इसका आंसर है, द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। नंबर 1, वॉशिंग हैंड्स। तो ये बहुत कॉमन है और सबको पता है कि हैंड वॉश करने से हम बहुत हद तक जो है वो पर्सन टू पर्सन डिजीज़ ट्रांसमिट करने से इसे बचा जा सकता है। वॉश हैंड्स ऑफन सो इट कैन प्रिवेंट यू एंड अदर्स फ्रॉम मैनी डिजीज़। ठीक है, उसके बाद है वैक्सीनेशन, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वन ऑफ द सिक्योर मेथड टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ इज़ टू गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स। शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, आपने जब तक आपको पता है कि कोई इस तरह की डिजीज़ लगने के चांसेस हैं, तो आप शेयरिंग ऑफ आइटम से डिवाइड करें। जैसे आपको क्लास में भी रोका जाता है कि आपने फूड शेयरिंग भी नहीं करनी जब तक ये सूरत हाल चल रही है, आपने फूड शेयरिंग वगैरह नहीं करनी। उसका यही होता है कि शेयरिंग से आपके डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेयरिंग ऑफ मास्क, फेस मास्क। फेस मास्क भी आपको स्नीजिंग, वेयर फेस मास्क ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग। स्नीज़ करते हुए और कफ करते हुए आपको फेस मास्क यूज़ करना चाहिए, या आप उसके लिए टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, और स्टे होम व्हेन सिक एंड टाइमली कंसल्ट द डॉक्टर। ठीक है, और अगर आप इस तरह के सिम्टम्स फील करते हैं कि आप अपने आप को फील कर रहे हैं कि आप सिक हैं, या किसी वजह से आपको फीवर है या स्नीजिंग कफिंग आप फील करते हैं, तो आप जो है वो आपको रेस्ट करना चाहिए और दूसरे पर्सन से मिलने से आपको अवॉइड करना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why are vitamins necessary for growth of our body? Vitamins are essential part of our body. They are needed in small amount of normal functioning of our body. They help in keeping our brain, bones, teeth, eyes, ears and gums healthy. They help us fighting against disease. Vitamins are of different kinds such as vitamin A, B, C, D, E and K. तो उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि बॉडी की ग्रोथ के लिए विटामिन्स हमें क्यों ज़रूरी हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए। उसके आंसर में ये है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए विटामिन्स एसेंशियल पार्ट हैं। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारी बॉडी के ब्रेन सेल्स, बोन्स, टीथ,
आइज़ और ईयर्स हेल्दी रहने के लिए हमें विटामिन्स का एक प्रॉपर इनटेक होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको पहले एमसीक्यूज़ में बताया था कि विटामिन ए किस लिए ज़रूरी है, हमारी आई साइट के लिए, हमारी विजन के लिए। विटामिन बी हमारे फूड डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, रेड ब्लड सेल्स भी इससे बनते हैं। और विटामिन सी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए अच्छा है। और इसी तरह से विटामिन ई एंड के आई का बॉडी में मेजर रोल है। अगर इनमें से किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें सीरियस हेल्थ इशू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर कार्बोहाइड्रेट्स important for our body? Carbohydrates are major components of our body. They provide energy to our body. They are necessary for proper functioning of heart, brain and kidneys. They provide raw material for our growth as well. Example of food rich in carbohydrates are potatoes, wheat and rice. ओके इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा है कि वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। तो डेली बेसिस पे हम जितना भी काम करते हैं तो हम अपनी मेजर एनर्जी कहाँ से ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ले रहे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर हम क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली पोटैटोज़ में ज़्यादा है, वीट में और राइस में, और हम वीट का तो डेली यूज़ करते हैं। इसीलिए करते हैं कि अगर हम किसी टाइम पे अपना मील स्किप करते हैं तो हम फील करते हैं थोड़ी देर के बाद कि हम अपनी एनर्जी लेवल को लो फील करते हैं, और जिसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेना ज़रूरी है। इस तरह से हमें पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन से पता लगा है कि विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बैलेंस डाइट का पार्ट है। इस तरह से क्लीन वाटर जो है वो हमें डिजीज़ से बचाता है। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को देखते हुए ये हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए ये सब चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं।